तो लास्ट वीडियो से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग तक मैंने बता दिया था। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और मल्टीटास्किंग में प्रीएम्प्टिव। ये मैंने बता दिया था कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आती है तो कंप्लीट करके ही आगे जाती है दूसरी प्रोसेस के लिए, अनलेस और अनटिल वो प्रोसेस खुद से ही किसी इनपुट आउटपुट का वेट ना करे। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एक डिफाइंड टाइम क्वांटम होता है, उस टाइम क्वांटम के लिए प्रोसेस P1, P2, P3, P1, P2, P3 बहुत सारी प्रोसेस को टाइम तो देता सभी प्रोसेस को टाइम देगा और ये एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। ठीक, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग। मैं कलर चेंज करता हूँ, अब मैं जिस कलर से लिखूंगा ब्लू कर लेता हूँ। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग, तो वो ये समझने लगते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इधर मल्टीटास्किंग, इसका मतलब स्टूडेंट समझने लगते हैं कि बहुत सारे टास्क एक साथ दे दिए जाते हैं सीपीयू को और सीपीयू बहुत सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट करने लग जाता है। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब क्या, ये नाम क्यों दिए गए मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। देखो होता क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम जो थे, जैसे कि मैंने प्रोग्राम कह लो या सी प्रोसेस कह लीजिए, P1, P2, P3, ये सब आपने मेमोरी को दे दी। मेमोरी का मतलब मैं लास्ट में बता चुका हूँ कि अब जब कहीं पर भी मैं अगर मेमोरी वर्ड यूज करूंगा दैट मीन्स प्राइमरी मेमोरी, और अगर मैं कहता हूँ सेकेंडरी मेमोरी अगर बात करूंगा तो मैं स्पेसिफिक वर्ड लिखूंगा सेकेंडरी मेमोरी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि बहुत सारे प्रोग्राम आपने मेमोरी को दे दिए। अब मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब सीपीयू बट वन बाई वन ही करेगा इंटरनली। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो 10 प्रोग्राम बनाए थे या 10 प्रोसेस जो थी वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। बट सीपीयू की वर्किंग कैसी है मैंने आपको बता चुका था कि एक एक करके ही एग्जीक्यूशन में जाएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग नाम का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम आपने किसको दे दिए, मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी की। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने कि सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तुम सीपीयू से अपना इंटरेक्शन में लेते रहो। हमने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ दे दिए, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग का मतलब समझो। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारी टास्क कंप्यूटर को दे दी। आप ऐसे समझिए कि मल्टीटास्किंग एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टी प्रोग्रामिंग का, रिड्यूस्ड रेस्पॉन्स टाइम एंड स्टारवेशन। कल की वीडियो मैंने डिस्कस किया था। तो मल्टीटास्किंग का मतलब बहुत सारी टास्क मतलब जैसे आप रीड कर रहे हैं कोई चीज, आप एक रीड कर रहे हैं, कोई फाइल प्रिंट भी हो रही है साथ में, एक कुछ जगह दूसरी जगह आप सपोज करिए कोई प्रोग्राम भी बना रखा है सी का, या और भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। तो ये बहुत सारी टास्क हो गई, इसकी प्रोसेस हो गई P1, P2, P3। तो ये क्या करता है, तीनों को टाइम देगा, इसको भी देगा डिफाइंड टाइम, इसको भी देगा, इसको भी देगा, सभी को देता रहेगा। कल यही बताया था ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सीपीयू एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू तो वन बाई वन यहाँ भी कर रहा है लेकिन डिफाइंड टाइम पीरियड के साथ। तो ये इंटरनल प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई। नाम का मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्राम मतलब हमने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ सीपीयू को दे दिए, अब तुम जानो भाई ऐसे एग्जीक्यूट कराना। मल्टीटास्किंग का मतलब कि बहुत सारी टास्क आई हमने सब दे दी कंप्यूटर को या मेमोरी को कि अब तुम जानो कैसे एग्जीक्यूशन में लाना है। तो इनका नाम का मतलब ये है। जबकि बैच में क्या होता था, बैच में मैंने बताया था कि पंच कार्ड आप लेते थे, वहां पे आप प्रोसेस देते थे। तो यहाँ पे कंप्यूटर को बहुत सारी प्रोसेस एक साथ मिलती थी। वहां पे कंप्यूटर को जब आप बैच बना के देते थे तो कंप्यूटर को क्या मिलता था, एक प्रोसेस एक टाइम पे ही मिलती थी, और वो जब एग्जीक्यूट हो जाती थी तभी दूसरी में जाता था। और यहाँ पर अगर कोई इनपुट आउटपुट के लिए है तो फिर मशीन वहां पे वेट करती रहती थी। ठीक है ना। अब देखो एक और चीज, ये सब बना क्यों, बैच बना, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ये इन्वेंशन क्यों किया गया। तो वो सीधी सी बात है, हमने कोई मशीन खरीदी है, कोई मशीन हमारे पास है, तो हम ये चाहते हैं कि उस मशीन का यूटिलाइजेशन जो हो वो मैक्सिमम हो। यूटिलाइजेशन मतलब मशीन का जो यूटिलाइजेशन है, मशीन की जो एफिशिएंसी है, वो हम चाहते हैं कि मशीन शांत ना बैठे, उसका हम 100% यूज करें। भाई तो इसी बात के लिए तो मशीन है। अब देखो यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि मैंने कोई एक प्रोसेस ली, बहुत सारी प्रोसेस ली, बैच बनाया और एग्जीक्यूशन में दे दिया।
तो जब सब कोई एक प्रोसेस अगर P1 एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है ना, तो CPU बिजी है, लेकिन जब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो इसको दूसरी प्रोसेस देनी पड़ेगी, या ये कहीं इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है। तो तब उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों जब P1 एग्जीक्यूशन में नहीं है या ये किसी इनपुट के लिए वेट कर रही है, तो CPU क्या हो जाएगा, आइडल, मतलब CPU खाली बैठा रहेगा। तो CPU क्यों खाली बैठा है भाई, हमें तो CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो इसीलिए फिर कॉन्सेप्ट लाया गया मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि CPU आइडल ना रहे। कोई एक प्रोसेस आई P1, इसको आप पूरा एग्जीक्यूट करिए, अगर ये कहीं इनपुट आउटपुट पे चली जाती है तो इमीडिएट आप दूसरी प्रोसेस पे आ जाइए, जब दूसरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इमीडिएट आप तीसरी प्रोसेस पर आ जाइए। इससे क्या हुआ कि CPU का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा क्या काफी हद तक बढ़ गया। P1 प्रोसेस थी, ये इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है, अगर तो दूसरी प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करो, तो इसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तब आप अगली प्रोसेस आप कंप्लीट करो। तो यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की वजह से हमें मिला फिर मल्टीटास्किंग, कि भाई कुछ भी हो आप सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते रहिएगा। इसमें दो प्रॉब्लम आई थी मल्टी प्रोग्रामिंग में, जो मैंने आपको बताई थी, एक तो ये वाली रेस्पॉन्स टाइम की, ये स्टारवेशन वाली, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसके यहाँ पर। तो इसमें क्या मिल गया आपको कि CPU यूटिलाइजेशन भी बेटर मिल गया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल गया आपको, और जो स्टारवेशन और जो हमारी वेट रेस्पॉन्स टाइम की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। तो ये थे नाम के साथ इसका मतलब। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, या टाइम शेयरिंग क्या है। तो ये कहानी मैं क्लियर कर दी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं हमारे पास। यहाँ एग्जैक्ट प्रोसेसर्स की आइडेंटिकल कॉपी जो होती है वही हमारे पास बहुत सारी होती है, मतलब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मीन्स ऐसे कह सकते हैं मोर देन वन प्रोसेसर जो कि पैरेलली काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक, हम सबकी अपनी फिजिकल मेमोरी होगी, सबकी अपनी कंप्यूटर बस होगी, अपनी क्लॉक होगी, अपनी डिवाइसेस होगी। आप सीधे ऐसे समझिए CPU 1, CPU 2, ठीक, CPU 3, बहुत सारे प्रोसेसर एक जगह कनेक्टेड होंगे और इसको एक जगह से एक्सेस किया जा रहा होगा। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मल्टी यूजर का मतलब अलाउज टू और मोर यूजर्स, मोर देन वन यूजर अगर कहीं एक्सेस होते हैं तो। देखो इसकी थोड़ी कहानी समझो। इसको जनरली हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो सिंगल यूजर सिंगल टास्क, एक मल्टी यूजर मल्टी टास्क। इससे आपको समझ में आ जाएगा मल्टी यूजर मल्टी टास्क, या सिंगल यूजर मल्टी टास्क भी होते हैं, सिंगल यूजर मल्टी टास्क। देखना ध्यान से, हमारा जैसे कि आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं, तो हम आजकल के कंप्यूटर में क्या करते हैं भाई, एक यूजर मतलब एक लॉगिन होता है, ठीक, वो कई सारे काम कर सकता है, फाइल रीड भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, प्रोग्राम भी बना सकता है, इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकता है। यूजर एक ही होगा, आजकल के कंप्यूटर यही होते हैं। तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, वो इस कैटेगरी में आता है हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क कैटेगरी में। ठीक, जो पुराने कंप्यूटर्स थे वहां पर क्या होता था, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, एक टाइम पे एक ही यूजर काम करेगा और वो टास्क भी एक ही परफॉर्म करेगा। मल्टी यूजर मल्टीटास्क का मतलब बहुत सारे यूजर होंगे, एक साथ बहुत सारे यूजर काम कर सके और बहुत सारे उस पर टास्क भी परफॉर्म कर सके। तो आपको कहानी क्लियर हो गई। आजकल का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अब जो हमारे सीपीयूज पे एक टाइम पे एक ही लॉगिन बनता है, आपने देखा होगा कई बार स्टूडेंट लॉगिन बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन बनता है, तो ये यूजर्स ही होते हैं बेसिकली। तो सिंगल एक टाइम पे दो यूजर लॉगिन नहीं हो सकते एक सीपीयू पे। अगर एक सीपीयू है, एक कंप्यूटर है, आप चाहें कि मैं नॉर्मल लॉगिन भी चला लूँ और गेस्ट लॉगिन भी चला लूँ और एडमिन लॉगिन भी चला लूँ, ये लॉगिन बनते हैं ना, दोनों नहीं वर्क करेंगे, एक टाइम पर एक ही वर्क करेगा। लेकिन जब ये लॉगिन कर लेगा तो ये काम सारे कर सकता है। तो ये हमारे आज के कंप्यूटर क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्क। कुछ स्पेसिफाइड कंप्यूटर होते हैं जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह है, वहाँ पे मल्टी यूजर मल्टीटास्क का कॉन्सेप्ट भी काम करता है। तो मल्टी यूजर का सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारे यूजर अगर काम कर सके तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का मतलब होता है कोई चीज आपको रियल टाइम पे दिखे,
रियल टाइम मतलब लाइव सिनेरियो। अब लाइव सिनेरियो कैसे होगा? डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द डिटर्मिनिस्टिक नेचर। जैसे कि एग्जांपल में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या होता है? आपकी लाइट होती है रेड, ग्रीन, येलो, ठीक। इनके ये हमारा किससे सेंस किया जाता है? जो हमारा ट्रैफिक होता है उसके हिसाब से ये 3 लाइटों में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। या आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या लाइव मैच देख रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, जो आपको वहां पे हैपन हो, जो एक्टिविटी वहां अकर हो रही होती है वो आपको रियल टाइम पे दिखती है। तो ऐसे जहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम। और समझिए लाइव सिनेरियो जहाँ पे हम लोग देख सकें। अब इसमें कुछ डिवाइसेस यूज होती हैं जैसे कि सेंसर, एक्चुएटर, कंट्रोलिंग एजेंट और डेटाबेस। इसका मतलब समझो क्या है। सेंसर जो सेंस कर रहा होगा, ये देखो लिखा है मैंने, सेंसर हार्डवेयर डिवाइस होती है जो इन्वायरमेंट को सेंस करेगी। अब अगर मैं यही ट्रैफिक मैनेजमेंट का एग्जांपल ले लूं तो ट्रैफिक जब यहाँ पर ज्यादा होगा तो इसको सपोज करो लेना है, ग्रीन सिग्नल करना है, तो कोई ना कोई चीज सेंस कर रही होगी ना कि ट्रैफिक कितना है। तो यहाँ पे सेंसर सेंस करता है एनवायरनमेंट से कि क्या सिचुएशन वहां पे हो रही है, ये जनरल टर्म है, ठीक। इसके बाद कंट्रोलिंग एजेंट ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू द सेंसर। भाई रेड को रेड करना है, कब ग्रीन करना है, कब येलो करना है, इसके लिए भी कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा होगा। तो वो प्रोग्राम का डिफाइन होता है कंट्रोलिंग एजेंट में। तो सेंसर ने सेंस किया, इसको बताया कि मैंने ये सेंस किया, अब आप देखो भाई क्या डिसीजन लेना है, ठीक। फिर डिसीजन लेके वापस रिप्रेजेंट कहाँ किया जाता है? एनवायरनमेंट को फिर दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है? इज प्रोड्यूस रिजल्ट बैक टू द एनवायरनमेंट। आप ऐसे समझिए, जो डिवाइस ट्रैफिक को सेंस करेगा वो तो हो गया सेंसर। ये रेड, ग्रीन और येलो जो 3 लाइट लगी हुई ये हमारी हो गई क्या? एक तरीके से एक्चुएटर, ठीक। कंट्रोलिंग एजेंट क्या है? कब कौन सा डिसीजन लेना है, इसकी डेफिनेशन स्टोर होगी यहाँ पर कंट्रोलिंग एजेंट के अंदर। ये डेटाबेस क्या है? ये केवल रिकॉर्ड रखने के लिए, कब क्या डिसीजन लिया गया, किस कंडीशन पे लिया गया। तो अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप इस डेटाबेस में रख सकते हैं। तो डेटाबेस का मतलब इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, इन सभी को रिकॉर्ड रखेगा। तो रियल टाइम सिस्टम का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो भी हमारे लाइव सिनेरियो हमारा कहीं पर अगर हमें डिटेक्ट करना है और वहाँ पे कुछ दिखाना है एनवायरनमेंट को, कुछ कंप्यूटर से डिसीजन लेने हैं, तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं रियल टाइम सिस्टम। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दो टाइप और है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये है कि हर एक चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज्ड एक जगह कोई चीज कंट्रोल नहीं होती है। इसमें देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते ही है। कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर नेटवर्क्ड कम्युनिकेटिंग इन फिजिकली सेपरेटेड कंप्यूटेशन नोड। कहने का मतलब ये देखिए फिगर में आप, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये सारे के सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम हैं या इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं और उनको हमने नेटवर्क के थ्रू जोड़ रखा है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबल एग्रीगेट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका फायदा क्या है? यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू होते हैं। जैसे कि हम लोग गूगल या कोई भी चीज रखते हैं तो इनका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। हम लोग गूगल पे सर्चिंग करते हैं ना, या इंटरनेट चलाते हैं या नेट बैंकिंग चलाते हैं, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करता है। इसका फायदा क्या है? कोई भी चीज सपोज करो ये सिस्टम करप्ट हो गया, खराब हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि हमारी काम रुक जाएगा, नहीं। इसका लोड किसी और को हैंडल करने, कोई और सिस्टम इसको टेक ओवर करेगा, इसमें जो रिकॉर्ड है या जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इसको हैंडल करके आपको डेटा आपको प्रोवाइड कराता रहेगा, ठीक है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट वर्क करता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे ही पूरा का पूरा वर्क कर रहा होता है। तो आप ऐसे समझिए डिस्ट्रीब्यूटेड में इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे वाया नेटवर्क एक जगह से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, केवल डेफिनेशन समझनी है कि ये चीज होती क्या है। इसलिए मैं केवल शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, अंदर डिटेल में नहीं जा रहा। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड का मतलब समझिए पहले, जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी, ध्यान समझना, बेसिक चीज बता रहा हूँ, दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेड। अगर ये सपोज करो ये आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये आपकी मैकेनिकल डिवाइस है, इन दोनों डिवाइस का आपस में कम्युनिकेशन करवाना है,
तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एम्बेड। सीधी सी कहानी ये है। तो अब ऐसे समझिए, कंप्यूटर कोई एक बना हुआ है, ये आपकी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई कंप्यूटर, और आपकी कोई दूसरी डिवाइस सपोज करो कोई एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक। इसको आपको कंप्यूटर से हैंडल करना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ यूज होगी, ये कंप्यूटर हो गया पीसी, अगर आपको मैकेनिकल डिवाइस को पीसी से हैंडल करना है तो वहाँ पर जो सिस्टम यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ये बेसिकली कंप्यूटर नहीं होते हैं, ठीक है, अपनी हमारी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं। अब देखिए कैसे, सपोज करो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कुछ आपको कंट्रोल करना है। तो वॉशिंग मशीन तो मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन जिससे आप कंट्रोल कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, कंप्यूटर या पीसी से। तो ये यहाँ पे जो सिस्टम यूज होगा उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। आजकल की गाड़ियां माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल आती हैं, तो गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ी तो में कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो होता नहीं चलाने के लिए, वहां मैकेनिकल डिवाइस ही होती है, लेकिन हम लोग मैनेज किससे करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल चिप से या बटन से। तो वहां पर क्या सिस्टम चलता है, एम्बेडेड सिस्टम। एक और एग्जांपल लीजिए, फ्लाइट उड़ाते हैं ना, तो फ्लाइट उड़ाने में तो इंजन तो मैकेनिकली होता है, लेकिन कंट्रोल किससे होता है, सारे सारे कंप्यूटर से ही कंट्रोल होता है, पीसी से ही कंट्रोल किया जाता है। तो वहां पर क्या है, एक कंप्यूटर डिवाइस हो गई और दूसरी मैकेनिकल डिवाइस हो गई, तो इनके भी कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग, वो सॉफ्टवेयर क्या होगा जनरली, एम्बेडेड सिस्टम। तो अब आपके समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर भी जो हमारी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसी दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करने के लिए, वहां पर जो सिस्टम काम करेगा दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स इट। तो मैंने आपको इतने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए, इतने सफिशिएंट हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, रियल टाइम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एम्बेडेड, ये सफिशिएंट है। अब देखिए टाइम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। लाइनेक्स आप लोगों ने सुना होगा, ये ओपन सोर्स रहता है। मैसिंटोस मैक का नाम सुना होगा, एप्पल वालों का, है ना। ये कंपनीज अलग अलग होती हैं। विंडोज किसका बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का। लाइनेक्स ये फ्री सोर्स है, इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, उबंटू आता है, रेड हैट आता है। मैसिंटोस मैक किसका होता है, एप्पल वालों का होता है ना। ये तो आजकल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोग सुनते होंगे। एंड्रॉयड में आप कई सारे एंड्रॉयड हैं, किटकैट और ये सब, वो एक अलग कहानी है, कभी डिटेल में फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने जनरेशन दिखाई है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये विंडोज के लिए बेसिकली दिखाई है, क्योंकि विंडोज आप लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो 1985 में आया विंडोज 1, फिर 1992 में आया विंडोज 3.1, फिर 1995 में आया विंडोज 95, 2001 में आया एक्सपी, फिर 2006 में आया विंडोज विस्टा, 9 में आया विंडोज 7, 12 में आया विंडोज 8, 2015 में आया विंडोज 10, अब 2021 में हमारा आ गया है विंडोज 11। इसके बीच में सब वर्जन भी आए, 10.1, 10.2, ये अपडेट के अकॉर्डिंग थे, 11.1। तो मेन मैंने आपको विंडोज का जनरेशन बताया। 85 में विंडोज 1 था, 92 में 3.1, 95 में 95 आया, 2001 में फिर एक्सपी आ गया, फिर 2006 में विस्टा आया, 7.9 में आया था विंडोज 8, 2012 में आया विंडोज 10 आया, 2015 में, 2021 में आया विंडोज 11। ठीक। इससे पहले की कहानी की अगर मैं बात करूं 1985 से पहले की, तो 1985 से पहले हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे बाद में बताऊंगा क्या होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही था। इसका जनरली इन्वेंटेड ईयर माना जाता है 1981। ठीक। तो 1981 में क्या था, विंडोज था। विंडोज हमारा सिंगल यूजर था, है ना। ये भी सारे सिंगल यूजर ही हैं, लेकिन ये मल्टीटास्किंग के कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। अब जो मैंने आपको मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और ये सब बताया है, जब मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताऊंगा तो वहां पे डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर आया, कौन सा। अभी मैंने बताया ना ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताऊंगा कि कौन सा मल्टी यूजर था, कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग था, कौन सा मल्टीटास्किंग था। ये कहानी और डिटेल में भी तब आगे चलेगी। अभी सिर्फ आपको ये 2 वीडियो में मैंने यही बताया है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए इतना सफिशिएंट है सिलेबस के हिसाब से।
ऑपरेटिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, इसके फंक्शन और इसके टाइप्स। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर आपके समझ में आएगी कहानी, ठीक। तो इतना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड का कंटेंट था। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना कंटेंट सफिशिएंट। ओके, थैंक यू।